हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ पर लेखक कमलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से हमारी प्रजातांत्रिक सरकार की दास्तां वाली मानसिकता को प्रदर्शित किया है। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भी हम भारतीयों की मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। यहाँ यह उस समय का प्रसंग है जब एक बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भारत आने का कार्यक्रम बना। सारा सरकारी तंत्र रानी के स्वागत की तैयारी में लग चुका था। यह खबर लंदन के अखबारों में भी जोर शोर से छप चुकी थी। रानी के आगमन से पूर्व उनका सेक्रेटरी सुरक्षा का जायजा लेना चाहता है। जो खबर पहले दिन इंग्लैंड में छपती है वही दूसरे दिन भारत के तमाम समाचार पत्रों में छपती है। रानी ने भारत यात्रा के लिए एक हल्के रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा भी भारत से मंगवाया गया था। उस सूट को बनने में लगभग 400 पाउंड भारतीय मुद्रा के हिसाब से तकरीबन 40,000 रुपये का खर्च आया होगा। रानी के आगमन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का कायापलट होने लगा है। कायापलट से तात्पर्य जगह जगह साफ सफाई होने लगी है, रंगाई पुताई होने लगी है। और इसी क्रम में इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि मूर्ति की नाक गायब है। यह देखकर तुरंत हमारे राजनेताओं के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सभी को चिंता है कि यदि रानी बिना नाक वाली मूर्ति को देखेगी तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी, हमारे मुल्क की क्या इज्जत रह जाएगी। तुरंत बैठक में निर्णय लिया जाता है कि किसी अच्छे मूर्तिकार को बुलाया जाए। ढूंढने पर मूर्तिकार भी ढूंढा जाता है। मूर्तिकार सभा में उपस्थित हुआ है। उसके सामने नाक वाली समस्या रख दी जाती है। सभी के चेहरे लटके हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तभी मूर्तिकार नाक लगाने की हामी भरता है। इससे सभी के चेहरे खिलखिला उठते हैं, लेकिन वह शर्त रखता है कि मुझे यह बताइए कि मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। अर्थात जब ये मूर्ति लगी होगी तो इस पत्थर का भी रिकॉर्ड होगा कहीं कि कहाँ से पत्थर लाया गया था। यह सुनकर सभी की जो प्रसन्नता थी फिर उदासी में तब्दील हो जाती है। तुरंत पुरातत्व विभाग से पुरानी फाइलों को मंगाया जाता है, लेकिन तब भी वही ढाक के 3 पात, अर्थात कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाता। फिर मूर्तिकार कहता है, मैं भारत के हर पहाड़ पर जाकर पत्थर की पहचान करूंगा। इसी उद्देश्य से मूर्तिकार पत्थर की खोज में चल पड़ता है। उसने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे वह पत्थर कहीं नहीं मिला। फिर वह थक हार कर बोला, भाई मुझे तो यह मालूम होता है कि यह पत्थर कैसा है, विदेशी है, विदेश से लाया गया है। जब उसका यह जवाब सभापति महोदय सुनते हैं तो उनका सिर चकरा जाता है और वे झल्लाते हुए कहते हैं, मूर्तिकार जी, लानत है आपकी अक्ल पर। हम सारी चीज़ें तो विदेशी अपना चुके हैं, यहाँ तक कि दिल दिमाग, तौर तरीका, रहन सहन, तो पत्थर को क्यों नहीं ढूंढ सकते। अब सभापति की फटकार से सुनकर के मूर्तिकार सन्न रह जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चमत्कारी विचार आता है और वो बोलता है, महोदय आप मुझे एक अवसर दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दूँ। वह बोला, सभापति महोदय, यदि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने देश के सभी राजनेताओं की, महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हैं जगह जगह, उन्हें चेक करके आऊँ, और यदि उनमें से किसी की नाक
इस मूर्ति की नाक पे से फिट बैठेगी तो उसे ही निकाल लिया जाएगा। इजाज़त मिलने पर मूर्तिकार देश भ्रमण के दौरे पर निकल पड़ता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को होता हुआ दिल्ली से वह मुंबई पहुंचता है। वहां पर दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महाराज शिवाजी की मूर्तियां देखता है। लेकिन जब भी कोई बात नहीं बनी फिर गुजरात की ओर रुख करता है। वहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि लोगों की मूर्तियाँ देखता है। लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो फिर बंगाल की ओर लपकता है। वहाँ पहुँच कर के ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि महान व्यक्तियों की मूर्तियों को भी देखता है। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश होते हुए फिर केरल पहुंचता है। जब उसे वहाँ भी कोई आशा की किरण हाथ नहीं लगती तो फिर घूम करके बिहार की तरफ रुख करता है कि बिहार के सचिवालय के सामने 42 शहीद बच्चों की मूर्तियाँ जो लगी थी उनमें सोचता है कि उनमें से कोई नाक उसे मिल जाए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनती है। अब हुआ क्या कि बात भी नहीं बन रही थी, मूर्तिकार परेशान भी था। लेकिन मूर्तिकार ऐसा था कि किसी भी स्थिति में हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। रानी के आने का दिन निश्चित हो गया था। पूरी जो दिल्ली थी रंगाई पुताई होकर के नई दुल्हन की भांति सज धज गई थी। अब आवश्यकता थी तो सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगने की। अंत में मूर्तिकार ने सभापति महोदय को एक और सलाह दी कि यदि आप मेरी माने तो कल सुबह के अखबारों में यह खबर छपवा दें कि नाक की समस्या हल हो गई है। उसके कथनानुसार सभापति महोदय के द्वारा आज्ञा दी जाती है और अगले दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है, यह खबर सभी प्रतिष्ठित अखबारों में जोर शोर के साथ छप जाती है। यानी ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती, अर्थात पत्थर की न लगने से अर्थात सचमुच की नाक लगा दी गई है। हमारे राजनेताओं के द्वारा किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर अपने सम्मान की रक्षा की गई है, जो कि मानव जाति के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। आखिरकार उस दिन देश में कहीं किसी सभा का उद्घाटन नहीं हुआ, कहीं कोई आयोजन नहीं हुआ, किसी अखबार में कोई खबर नहीं छपी। सब अखबार खाली के खाली थे। यानी सभी इस अमानवीय कर्म के मूक साक्षी थे जो कि मानव की मानवीयता को शर्मसार कर रहा था। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम सभी भारतीयों पर तीखा व्यंग्य रूपी प्रहार किया है, जो दिखावे व गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने पर भी अपने को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हम सभी को इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को चाहिए कि हम झूठ व दिखावा व फरेब को कभी भी स्वीकार न करें, अमानवीय कार्यों से हमेशा दूर रहें और सदैव ऐसे कार्य करें जिनसे लोगों को सकारात्मक प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।